हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 4 आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें कवर करी थी, अब हम उसके आगे का कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस काफी अच्छे समझाया गया था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा फिर से उस वीडियो को देख लीजिए जाके। और अगर समझ में फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे को अलग से कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो इस क्लास में भी हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। कहां? सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। It has already been mentioned that the sex determining mechanism in the case of the human is XY type. पिछली क्लास में आपको बता दिया गया है। Out of 23 pairs of the chromosomes present, यहां पे ध्यान रखिएगा कि ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से आपको पता है कि एक क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम, बाकी होते हैं ऑटोसोम। तो अगर मैं ऑटोसोम की बात करूं तो कितने होंगे? 23 - 1 यानी कि 22 प्लस XX या XY, यही तो होता होगा ना। कहता है 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स। अभी तो बताया आपको, दीज आर द ऑटोसोम्स। अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल्स। अगर वो X क्रोमोसोम का पेयर है तो किसमें प्रेजेंट है? फीमेल में। और अगर वो XY डिफरेंट क्रोमोसोम्स है तो वो मेल में प्रेजेंट होता है। Whereas the presence of an X and Y chromosome are determinant of the male characteristic during spermatogenesis among males। तो जब मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उस टाइम की ये बात कर रहे हैं कि 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। हेंकिंग ने बोला था अपने एक्सपेरिमेंट में कि 50% है जो अलग है और 50% है जो सेम है। इंसेक्ट में जब उसने स्पर्म को एक तरीके से जब स्टडी किया था तब उसने ये चीज बताई थी कि 50% अलग बैठ रहे हैं और बाकी 50% अलग है। ठीक है, तो यहां पे जो मेल और फीमेल की जो आपको बात हुई, तो यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। अब उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 50% जो होगा उसके पास में क्या होगा? कैरी द एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि XY है तो अब एक ही आना है, क्योंकि इस पर मेटोजेनेसिस में मियोसिस होगी तो एक ही आएगा। तो एक में X जाएगा, हर एक में Y जाएगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली एक में X जा रहा होगा, एक में Y जा रहा होगा। तो 50% पॉसिबिलिटी इसकी है और 50% पॉसिबिलिटी इसकी है, राइट? And the rest 50% has Y chromosomes beside the autosomes. Females, however, produce only one type of ovum. अब फीमेल जो है वो एक ही टाइप की ओवम प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेम क्रोमोसोम पेयर होता है। तो ये आ जाए या ये आ जाए, पॉसिबिलिटी तो 100% ही है ना कि X से आएगा। Females, however, produce only one type of ovum with an X chromosomes. There is an equal probability of the fertilization of the ovum with the sperm carrying either X or Y chromosome. In case the ovum fertilizes with a sperm carrying the X chromosomes, the zygote develops into the female XX, and the fertilization of the ovum is with a Y chromosome carrying sperms results into a male offspring. तो ये क्या कहना चाह रहा है भाई? इससे या तो X आया था या Y आया था, लेकिन इससे सिर्फ Y आया था। तो अगर सिर्फ X आया था, अगर इसका X इसके X से मिलता है तो क्या हो गया? XX, यानी कि क्या हुआ? फीमेल। फीमेल हुआ ना। अब यहां से Y आ गया और यहां से X आ गया, तो टोटल मिलके क्या बना? X और Y, XY बन गया ना। तो एक किसके लिए होता है? ये होता है मेल्स के लिए। सॉरी, मेट लिख दिया सर, आपने तो टी लगा दिया। इस चोमू लाल को पीटना पड़ेगा एक दिन, बहुत गलती निकालता है। Thus, it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determines the sex of the child. आप बता सकते हैं कि ये जेनेटिक मेटेरियल ही है ना, क्रोमोसोम तो एक जेनेटिक मेटेरियल था ना। अब वही डिटरमाइन कर रहा है क्या? सेक्स ऑफ द चाइल्ड को, सेक्स ऑफ द बेबी को। It is also evident that in each pregnancy there is always 50% probability of either a male or a female child. ठीक है, यानी कि 50% पॉसिबिलिटी होती है मेल और फीमेल की। ऐसा नहीं होता कि मेल ही मेल होने या फीमेल ही फीमेल होनी है, 50% पॉसिबिलिटी होती है। It is unfortunate that in our society women are blamed for giving birth to the female children. आप देख लीजिए,
फीमेल को ब्लेम करा जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता कौन है रेस्पॉन्सिबल? मेल होता है रेस्पॉन्सिबल, एंड हैव बीन ostracized and ill treated because of this false notion. ठीक है, आप कहोगे सर मेल पढ़ लिया, अब तो हमने मेल होता है रेस्पॉन्सिबल, घंटा मेल होता है रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल कुछ नहीं होता भाई, ना फीमेल रेस्पॉन्सिबल होता है ना मेल रेस्पॉन्सिबल होता है। मेल से जो स्पर्म्स निकले हैं, मेल से जो स्पर्म्स निकले हैं वो 50% कैरी कर रहे हैं किसको? एक्स को, और 50% कैरी कर रहे हैं किसको? वाई को। ठीक है, 50% एक्स को कैरी कर रहे हैं और 50% वाई को कैरी कर रहे हैं, और इन दोनों के बाद में क्या होगा? ये दोनों के दोनों ही फीमेल के वेजाइना के अंदर जाएंगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। उसमें से क्या हुआ? अब जो पहले ओवम के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा, चाहे वो एक्स का हो या वो वाई का हो, उसके साथ में जाकर के वो अटैच होगा और उसके बाद में वो सेक्स डिटरमाइन करेगा बेबी का। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, चांस इवेंट है सब। बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बीज की। हनी बीज में कैसा होता है? कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बीज इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एन इंडिविजुअल रिसीव्स। अब इसका मतलब क्या है? इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, वो डिफरेंट होता है, मेल में अलग फीमेल में अलग। ठीक है, एन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस फ्रॉम द यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड एन एग। अगर आप बात करेंगे कि ऑफस्प्रिंग ऑफ कोर्स स्पर्म और एग को मिलकर के ही होगी, लेकिन अगर वो स्पर्म और एग को मिलकर के हो रही है तो फीमेल बनेगी। एंड एन अनफर्टिलाइज्ड एग, और जो सिर्फ अनफर्टिलाइज्ड एग से मिलकर के बना होगा वो मेल होगा, ड्रोन होगा। इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, PYQ ये क्वेश्चन है, और इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और उसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि मेल हमेशा पार्थेनोजेनेसिस से ही डेवलप हो रहा है हनीबीज के अंदर। कैसे हो रहा है? सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस से ही डेवलप हो रहा है। अगर वो एग और ओवम सॉरी एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो गया तो फीमेल बन गया। दिस मेल्स हैव अ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द फीमेल। तो इससे आपको एक बात तो पता लग रही है भाई, मेल के पास में जो होता है ना, वो आधे क्या कहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे फीमेल से। यहां पे दिखा भी रखा है इन्होंने, इसमें 16 ही है जबकि इसमें 32 है, तो उसमें डबल हो गए ना उसके। अब कहता है द फीमेल्स आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम्स एंड मेल्स आर हैप्लॉयड। फीमेल क्या है? डिप्लॉयड है, और मेल्स क्या है? हैप्लॉयड है। ठीक है, समझ में आ गया? दैट इज द हैविंग द 16 क्रोमोसोम्स। दिस इज कॉल्ड द हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? हनी बीज इसका आंसर है। प्रीवियस ईयर में तो नहीं आया है जहां तक मेरा विचार है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। एंड एज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर सच एज द मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस। यहां पे मेल माइटोसिस से स्पर्म क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? सर स्पर्म तो मियोसिस से प्रोड्यूस होता है। अबे गधे, एक बात ध्यान रख कि उसको वो डिप्लॉयड नहीं है, उसको हेप्लॉयड से हेप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे? हेप्लॉयड टू हेप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाना है, और जब सेम कंडीशन में स्ट्रक्चर बनता है उसको माइटोसिस कहते हैं। और तभी माइटोसिस को इक्वेंशियल डिवीजन भी कहा जाता है। इक्वेंशियल डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेंशियल डिवीजन भी कहा जाता है। और तभी मियोसिस को क्या कहा जाता है? मियोसिस को बोला जाता है रिडक्शन डिवीजन। क्या बोला जाता है? रिडक्शन डिवीजन बोला जाता है। मैं तुम्हें बोल बोल के भी पढ़ा रहा हूं, तो ये बोल देना कि सर स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही, राइटिंग समझ में नहीं आ रही। बोल भी रहा हूं, इतना तो तुम्हें भी आता होगा। नहीं आता? गलत हो, फिर गलत जगह हो। तो ये माइटोसिस और मियोसिस बता दिया। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहेंगे भाई? मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन हम इसलिए कह देंगे क्योंकि मियोसिस जो होती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ मतलब रिड्यूस कर देती है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड स्ट्रक्चर में कर देती है। दे डोंट, हाँ एक बात ध्यान रखना, मियोसिस कभी भी डिप्लॉयड सेल में ही होगी, हैप्लॉयड सेल में नहीं हो सकती। समझ रहे हो? दे डोंट हैव फादर एंड दस कांट हैव सन्स, क्योंकि उनके पास में फादर नहीं है तो इसलिए उनके पास में सन भी नहीं है। वेरी इजी। बट ग्रैंडफादर होते हैं, लेकिन ग्रैंडसन भी होते हैं।
ग्रैंडफादर ग्रैंडसन हो सकते हैं, लेकिन फादर और सन नहीं होंगे। समझ रहे हो? अब एक नया टॉपिक आता है जिसको कहते हैं म्यूटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। किस बात की देरी है? म्यूटेशन इज अ फिनोमिनन। पहले तो डेफिनेशन क्या है म्यूटेशन की, आपको बोर्ड में काम आएगी। कहते हैं म्यूटेशन इज द फिनोमिना। फिनोमिना कौन सा? म्यूटेशन इज द फिनोमिनन which results in alteration of the DNA sequencing and consequently results in changes in the genotype and the phenotype of an organism। समझ में आया? किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप या फिनोटाइप को चेंज कर दे, अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है, आ क्यों रहा है? क्योंकि किसी भी डीएनए सीक्वेंस में ऑल्टरेशन हुआ है, उसके रिजल्ट की वजह से ये रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, तब आप कहेंगे कि म्यूटेशन हो गई। In addition to the recombination, mutation is another phenomenon that leads to the variation in DNA। रिकॉम्बिनेशन जो था वो भी डीएनए को वेरिएट करता था, वो भी डीएनए में वेरिएशन लाता था। इस बात को स्टामा कर लीजिए। और म्यूटेशन एक अनदर फैक्टर है जो डीएनए में वेरिएशन लेकर के आएगा। ठीक है? एज यू विल लर्न इन चैप्टर 5, पढ़ेंगे आप? बिल्कुल पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। वन डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ईच क्रोमेटिड। हर एक क्रोमेटिड में क्या हो रहा है कि एक डीएनए हेलिक्स जो है वो कंटिन्यूअसली उसके साथ जा रहा है ना, इन अ हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म। ठीक है, हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म में जा रहा है। देयरफॉर लॉस, लॉस का मतलब होता है डिलीशन, और गेन, गेन का मतलब होता है क्या? इंसर्शन या डुप्लीकेशन। तो या तो लॉस हो या गेन हो, समझ रहे हो? या तो लॉस हो या गेन हो ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स। सिंस genes are known to be located on the chromosomes, alteration in chromosomes results in abnormalities or aberrations। यानी कि अगर क्रोमोसोम में ऑल्टरेशन हुई है तो डेफिनेटली ऑल्टरेशन कैसे हो सकती है? या तो लॉस से, यानी कि कुछ डिलीट हो गया हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ले लिया हो, या डुप्लीकेट हो गया हो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हो सकती हैं, उससे एबनॉर्मलिटीज और एब्रेशंस हो सकते हैं, हो सकते नहीं, हो जाते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। तो ये कैंसर सेल्स में ज्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं, इस बात को मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। टीवाई की तो नहीं है। ठीक है? In addition to the above, mutation also arises due to the change in a single base pair of DNA. This is known as the point mutation। ध्यान रखना, अगर वो सिंगल बेस पेयर में ऑल्टरेशन हुआ है, अगर वो चेंज सिंगल बेस पेयर में है, तो वो क्या है? पॉइंट म्यूटेशन है। और इसको स्टार मार्क कर लीजिए, और ये PYQ में भी एक बार आया है। ठीक है? अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सच अ म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। ऐसी एक पॉइंट म्यूटेशन का नाम है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है? डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। और इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। अगर डिलीशन हो जाए या कुछ फालतू अड़ जाए, आ जाए, उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे, जिसको आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है? आगे बात करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ द म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एट दिस लेवल। यानी कि मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन तो आप पूरा स्टडी नहीं कर सकते, वो आपको हायर क्लासेस में स्टडी करने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ इतना जान लीजिए, हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल्स एंड फिजिकल फैक्टर्स, मेनी केमिकल्स एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूसेस म्यूटेशंस। ठीक है? उनमें से सबसे तगड़ा म्यूटेशन है, क्या है म्यूटेशन सबसे तगड़ा? यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन सबसे तगड़ा क्या है? म्यूटेशन है। कैन कॉज द म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिजम्स, इट इज कॉल्ड द म्यूटेशन। अभी आपको बताया सबसे तगड़ा जो म्यूटेशन है वो क्या आपका, क्या है वो आपका? सबसे तगड़ा म्यूटेशन जो है वो यूवी रेडिएशंस ही है। ठीक है? ठीक है? आगे चले। आगे आता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अच्छा, ये सर आपने ये क्या है? हाँ, तो ये आपको आगे देखने को मिलेंगे, ये आपको फैमिली ट्री जब आप स्टडी करेंगे आगे, तो ये चीज आगे देखने को मिलेंगे। तो यहीं से आप सीख लीजिए। अगर स्क्वायर बॉक्स है उसको कहते हैं मेल, राउंड बॉक्स को फीमेल। अगर वो स्क्वायर बॉक्स थोड़ा सा टिल्टेड वे में है, एक तरीके से कॉनिकल फॉर्म में कह सकते हैं, नहीं कॉनिकल भी नहीं कह सकते इसको, तो ये हो जाता है सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक है?
अगर वो रेड कलर्ड में है तो अफेक्टेड है, यानी कि वो किसी न किसी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। ये मेटिंग है, मेटिंग यानी कि दोनों के आपस में बीच में मेटिंग करा दी है, सेल्फ करा दी है, उसके बाद का रिजल्ट। और अगर ये डबल है, अगर ये डबल है तो उसका मतलब होता है मेटिंग विद बिटवीन रिलेटिव्स, यानी कि आसपास के जो रिलेटिव्स हैं उन्हीं में ही मेटिंग करा दी गई है। ये मेल था, ये फीमेल थी, इसके बाद में जो ये आए इसको कहते हैं प्रोजनी। ठीक है, ऐसे अगर कुछ होगा ऐसे वाला सिस्टम तो उसको क्या कहेंगे, उनके चिल्ड्रंस। और ये क्या होगा, अफेक्टेड चिल्ड्रन। और अगर ऐसे लिखा हो तो क्या मतलब है, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। ये क्या कहते हैं उसको, सेक्स अनस्पेसिफाइड मत कर देना, समझ गए, जेंडर अनस्पेसिफाइड मत कर देना। अब देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस, जिसकी अभी हमने बात करी, जो भी हमने सीखा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन्हीं के अंदर आते हैं, है ना, इसी से हम ट्रैक कर सकते हैं। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। The idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long. This was based on the heritability of certain characteristic features in the families. तो families में जो heredity certain characteristics होती हैं, उनकी वजह से ही ये क्या होते हैं, inherited disorders होते हैं। उन्हीं को अब हम genetic disorders को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, कब हुई थी, 1900 में। द प्रैक्टिस ऑफ एनालिसिस इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स बिगिन सिंस इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। Study of the family history about inheritance of the particular trait provides an alternative. ठीक है, वो एक alternative provide करता है। ठीक है, such an analysis of traits in a several of generations of a family is called the pedigree analysis. जब हम उसको several generations, family की several generations के साथ में compare करते हैं और analyze करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, pedigree analysis। ठीक है, so in the pedigree analysis the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations। ठीक है, तो जनरेशन ओवर जनरेशन हम उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। इन ह्यूमन जेनेटिक्स, अगर हम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें, पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ द स्पेसिफिक ट्रेट। हम किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट के इनहेरिटेंस के लिए, एबनॉर्मेलिटी या डिजीज के लिए हम इस पेडिग्री एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। किसमें, ह्यूमन जेनेटिक्स में हम किसी, ये टूल पेडिग्री जो टूल है, पेडिग्री एनालिसिस जो टूल है, इसका यूज करके हम किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट को ट्रेस कर सकते हैं, किसी भी एबनॉर्मेलिटी को ट्रेट या फिर डिजीज को ट्रेस कर सकते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस हैव बीन शोन, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। As we've studied in this chapter, each and every feature in an organism is controlled by one or the other gene located on the DNA present in the chromosome. तो ये चीज आप पहले भी पढ़ के आए, पूरे चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं कि जो भी फीचर है, हर एक फीचर जो भी है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीन पर लोकेटेड है और वो जीन डीएनए के अंदर प्रेजेंट है और डीएनए क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, राइट। डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का कैरियर है। इस चीज को ध्यान रखना, ये आगे बहुत कंफ्यूज करेगा अगले चैप्टर में। सिर्फ इसे ही मत मान के बैठ जाना, सिर्फ डीएनए नहीं होता। कभी इस स्टेटमेंट के ऊपर तुम एग्जाम में क्वेश्चन में टिक करके आ जाओ, ओनली नहीं लिखा है कहीं, ये कह रहा है डीएनए भी होता है। It is hence transmitted from one generation to the other without any change or alteration. बिना ऑल्टरेशन के, बिना चेंज के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इजीली ट्रांसफर हो जाता है, अगर म्यूटेशंस ना हो या फिर कोई अलग प्रॉब्लम ना हो, रिकॉम्बिनेशन ना हुआ हो। However, changes or alteration do take place occasionally. Such an alteration or change in the genetic material is referred to as the mutation. A number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of changed or altered genes or chromosomes. Okay? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादातर डिसऑर्डर्स इनकी वजह से भी होते हैं, और यही मैंने आपको पहले बताया था
कि अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर है तो हम वो पेडिग्री एनालिसिस से उसको ट्रैक कर सकते हैं, वो आपको आगे पता लगेगा। अब बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। सर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैसे होंगे? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एक्चुअल में ट्रेट रिलेटेड होंगे, ट्रांसफरेबल होंगे, है ना, यानी कि एक से दूसरे में ट्रांसफर, जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे होंगे, उसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। राइट, स्टार्ट करें। ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। तो अगर आप नॉर्मली देखो तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो कैटेगरीज में रखा गया है, और पहली कैटेगरी है मेंडेलियन डिसऑर्डर। पहली कैटेगरी क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। और दूसरी कैटेगरी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देख, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है वो पेरेंटल से, ये मान ले पेरेंटल है, पेरेंटल से प्रोजनी में, ये मान ले प्रोजनी है और ये पेरेंटल है, लिख ही देता हूं। तो ये जो है, ये प्रोजनी है, वो पेरेंटल है, पेरेंटल से प्रोजनी में ट्रांसफर हो जाती है, कौन सी? मेंडेलियन। लेकिन क्रोमोसोमल क्या होगा? क्रोमोसोमल होगा म्यूटेशन से, लगभग म्यूटेशन से, ऑल्टरेशन से, यानी कि क्रोमोसोम का कोई डिसऑर्डर है, उसमें फैमिली की कोई भी अलग से स्पेसिफिकेशन नहीं है, ना हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय द ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। किसी सिंगल जीन में ऑल्टरेशन या म्यूटेशन हो जाए तो आप उसको कह सकते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर हुआ है। ठीक है। These disorders are transmitted to the offsprings on the same lines as we have studied in the principle of inheritance. The pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family by the pedigree analysis. जैसा कि मैंने बताया, Mendelian disorders को आप pedigree analysis से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन एंड प्रिविलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं हीमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया एटसेट्रा। उनमें से कुछ आप अभी पढ़ेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। रेसेसिव और डोमिनेंट में डिफरेंस क्या है? देखो, डोमिनेंट का मतलब है अगर एक ही पार्टनर लेके आ रहा है तो डेफिनेटली वो डिजीज होगी, वो डिसऑर्डर होगा। लेकिन रेसेसिव का मतलब है कि दोनों पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, यानी कि एक एटलीस्ट कैरियर होना चाहिए और एक को होनी चाहिए वो डिजीज, तब जाके वो रेसेसिव में रेसेसिव डिजीज अपने आप को डिसऑर्डर शोकेस कर पाता है। लेकिन डोमिनेंट तभी भी कर देगा अगर कोई कैरियर भी है, तो वो डोमिनेंट ही होगा। By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. Pedigree analysis से आपको पता लग जाएगा। Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosomes as in the case of hemophilia. और कभी कभी तो सेक्स क्रोमोसोम से भी लिंक्ड होती है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? भाई या तो एक्स पे आके बैठ जाएगी या वाई पे आके बैठ जाएगी। ठीक है, या तो एक्स पे आके बैठ जाएगी या वाई पे आके बैठ जाएगी, तब आप उसको क्या बोल देंगे कि वो सेक्स क्रोमोसोम का सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, जो कि हीमोफीलिया के केस में होता है। आप आगे पढ़ोगे इस चीज को भी। अब क्या है, हीमोफीलिया के केस में होता क्या है वो देख लो। इट इज एविडेंट दैट दिस एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, समझ रहे हो, एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, एक्स लिंक्ड है सबसे पहली बात, और रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड और रेसेसिव है। सोर्स ट्रांसमिशन फ्रॉम द कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजनी, और ये कैरियर फीमेल से मेल प्रोजनी में ट्रांसफर हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एज इज शोन इन द फिगर 4.14। अब देख, क्योंकि मेल के पास में एक एक्स होता है एक वाई होता है, ठीक है, और फीमेल के किसी एक क्रोमोसोम में वो प्रेजेंट है और एक में नहीं है, तो जिस भी मेल के पास में ये क्रोमोसोम जाएगा अफेक्टेड वाला, वो डेफिनेटली डिसऑर्डर, उसको डेफिनेटली डिसऑर्डर होगा क्योंकि उसके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर फीमेल के पास में ये जाता है तो फीमेल के पास में एक दूसरे पेरेंट का दूसरा भी तो है, अगर वो क्लीन है तो उसको डिसऑर्डर नहीं होगा, वो सिर्फ कैरियर होगा। समझ रहे हो ना, इस तरीके से काम चलता है। Discuss with your teacher and design pedigrees for characters linked to both autosomes and sex chromosomes. मेरे से डिस्कस तो मत करने लग जाना इस चीज को, मुझे पता है टीचर दिख गया तुम्हें उस वहां पे, है ना, मैं टीचर थोड़ी हूं, मतलब सर हूं।
तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें सिर्फ वक्त ज़ाहिर करेंगे और कुछ नहीं। बट हाँ, कभी कभी नहीं, बहुत बार PYQ में क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं कि वो एक पेडिग्री एनालिसिस दे देते हैं और वो ये पूछने के लिए बोल देते हैं कि ये आपका किस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव है। समझ रहे हो, किस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्स लिंक्ड है या फिर, तो पेडिग्री को समझना जरूरी है। ठीक है, यहां देखिए, ये वाला क्या था, फीमेल, पीछे जाके देख लो, ये वाला क्या था, मेल, ये मेल, ये फीमेल, दोनों में आपस में क्या कराई, मेटिंग। उसके बाद में ये ऑफस्प्रिंग निकले हैं, उस ऑफस्प्रिंग में मेल भी अफेक्टेड आ रहा है और फीमेल भी अफेक्टेड आ रही है, यानी कि ये सेक्स लिंक तो नहीं है। मानते हो, सेक्स लिंक तो नहीं है। ये लिखा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, क्योंकि दोनों में आ गई, मेनली किसी एक में नहीं आई। समझ रहे हो, दोनों में आ गई, मेनली किसी एक में नहीं आई। और ये एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रोपी, मायोटोनिक डिस्ट्रोपी। और ये PYQ का भी क्वेश्चन है और स्टार मार्क कर लीजिए, इसको पढ़ के चले जाना। ठीक है, अब इस वाले में आते हैं, इन दोनों की मीटिंग हुई, दोनों में से कोई अफेक्टेड नहीं है, आकर के यहां आ गया। देख, उसमें क्या था, उसमें ये था तो ये आ गया, यानी कि डोमिनेंट हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है, बट क्योंकि उसने एक्सप्रेस कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, 4 में से 2 अफेक्टेड निकल रहे हैं और 2 अनअफेक्टेड निकल रहे हैं। 50% चांसेस, 50% चांसेस मैक्सिमम किस में होते हैं, डोमिनेंट में। मानते हो, क्योंकि फीमेल थी, एक्स क्रोमोसोम भी आ सकता था, पर यहां पे क्रोमोसोमल ये है ही नहीं, ऑटोसोमल है तो। ठीक है, यहां पे क्या है, दोनों में से किसी में भी नहीं है, पहले ही बोल दो कि रेसेसिव है। अगर दोनों में से किसी में नहीं थी और वो उनके चिल्ड्रंस में दिखाई दे गई तो वो रेसेसिव है, और दोनों को थी वो फिर रेसेसिव, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई। एक्चुअल में कलर ब्लाइंडनेस है क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, ड्यू टू द डिफेक्ट इन आइदर द रेड और द ग्रीन कोन्स ऑफ द आई रिजल्टिंग इन द फेलियर ऑफ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। यानी कि जो पेशेंट होता है, जो विक्टिम तो नहीं कह सकते ना, जो पेशेंट होता है उसका क्या होता है कि वो रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन द सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। और ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो सर्टेन जीन्स प्रेजेंट होती हैं उसके म्यूटेशन की वजह से होता है। इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ द मेल्स। ध्यान रखना, ध्यान रखना, सेक्स लिंक्ड है, पहली बात तो सेक्स लिंक्ड है तो एक्स क्रोमोसोम में होता है, 8% मेल्स में होगा और बहुत लेसर चांसेस 0.4% के फीमेल्स में होगा, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लेड टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। क्योंकि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस वाली जो जीन्स होती हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे होती है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल्स हैव 2 chromosomes, right? The son of a woman who carries the gene has a 50% chance of being color blind। हो सकता है 50%, अगर जो विमेन है वो कैरियर है, उसने एक किसी एक में कैरियर कर रखा है तो 50%, दोनों में कर रखा है तो 100%। ठीक है, द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड। ये कंडीशन वो होगी जहां पे मदर खुद कलर ब्लाइंड नहीं है, बिकॉज द जीन रेसेसिव है और वो एक ही अपने क्रोमोसोम पे ले रही है। समझ में आ रहा है, दैट मीन्स दैट इट्स इफेक्ट इज सुप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। तो जो उसकी जो नॉर्मल जीन है ना, डोमिनेंट, जो उसकी नॉर्मल वाली है वो डोमिनेंसी शो कर रही है, इस वजह से वो कैरियर है सिर्फ, लेकिन उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड। डॉटर जल्दी से कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, अनलेस उसकी मदर जो है वो कैरियर हो और फादर डेफिनेटली कलर ब्लाइंड हो।
फादर को डेफिनेटली कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको ये बात बोल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हेमोफीलिया की। हेमोफीलिया क्या है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। भाई देखो, ये आपका ये वाला जो है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन पोर्शन है, ये आपका हो सकता है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में पहले आया है, और हो सकता है अभी भी आ जाए स्टार मार्क। which shows its transmission from the unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied। तो इस चीज को भी बहुत वाइडली स्टडी करा गया है, ये भी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज ही है। इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन, ध्यान रखना, अ सिंगल प्रोटीन दैट इज द पार्ट ऑफ कैस्केड, single protein that is the part of cascade of proteins involved in the blood clotting is affected due to this in a affected individual। तो जैसे जो आप कैस्केड प्रोसेस है उसको आप अभी नहीं पढ़ेंगे, उस कैस्केड प्रोसेस को आप थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब हायर क्लासेस में। तो वो कैस्केड प्रोसेस जो आप प्रोटीन्स के ब्लड क्लॉटिंग की पढ़ेंगे वो अफेक्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि इंडिविजुअल सिंपल कट के बाद भी उसको नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है। ये भी क्या है? क्या है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, तो डेफिनेटली वो एक्स बेस्ड ही होगी, समझ रहे हो, क्योंकि वाई तो होता ही नहीं है फीमेल्स में। द हेटेरोजाइगस फीमेल फॉर हेमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हेमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, वही ऊपर वाले जैसे ही बहुत रेयर है, बिकॉज मदर ऑफ सच हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हेमोफिलिक, है ना। अनविएबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हेमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वाज द कैरियर ऑफ द डिजीज। तो क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इसकी कैरियर थी, ठीक है। अब आते हैं सिकल सेल एनीमिया। दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, ध्यान रखना ये क्रोमोसोमल सेक्स लिंक नहीं है, ये ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है that can be transmitted from the parent to the offspring when both the partners are carrier for the gene। बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो रेसेसिव है, अगर दोनों कैरियर होंगे तो ही पहुंच पाएगा, ठीक है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, आपके पास में सारी रेसेसिव ट्रेट्स ही हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पेयर ऑफ एलीज HBA HBS। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स ओनली होमोजाइगस individuals for HBS 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 shows the diseased phenotype। ध्यान रखना, होमोजाइगस वाला, हेट्रोजाइगस वाला क्या होगा? कैरियर होगा, और होमोजाइगस वाला क्या होगा? डिजीज्ड फिनोटाइप का होगा। और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल अपीयर अपेरेंटली अनअफेक्टेड बट दे आर अ कैरियर ऑफ द डिजीज एज देयर इज अ 50% possibility of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait। the defect is caused by the substitution of। ध्यान रखना, क्यों होता है सिकल सेल एनीमिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आ चुका है। एक तो देखो पीवाईक्यू में ये चीजें काफी ज्यादा उनकी फेवरेट रही हैं कि वो ये पूछ लेते हैं ऑटोसोमल लिंक्ड है, रेसेसिव है, डोमिनेंट है, ये चीजें वो डेफिनेटली पूछते हैं। दूसरा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का हो सकता है, वो ध्यान रखना इसमें। तीसरा होता क्यों है? तो डिफेक्ट आता है कोज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बाय वेलिन, वेलिन से ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। कहां पे? ये पीवाईक्यू में काफी बार क्वेश्चन आया है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में एट द 6th पोजीशन। नॉर्मल क्वेश्चन भी आया, कहां पे? एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के 6th पोजीशन पर, बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पर रिप्लेसमेंट हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड का वेलिन की जगह। ये देख लो, 6 पर क्या है? ग्लूटामिक एसिड, ये क्या है? वेलिन। अब आप समझ गए होंगे, ये वाला नॉर्मल है, ठीक है, जहां पे ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन ये वाला सिकल सेल एनीमिया को हो गया क्योंकि वो वेलिन से रिप्लेस हो गया। The substitution of amino acid in the globin protein results due to the single base pair substitution at the 6th codon of the beta globin chain from GAG to GUG। यानी कि एक चीज सिर्फ चेंज हो रही है, U चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे ना, mRNA में मेनली
थोड़ा सा डिफरेंस हुआ और मामला गया। ठीक है, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, अच्छा ये भी ध्यान रखना, सिर्फ वही ध्यान मत रखना ग्लूटामिक और वेलिन, ये भी ध्यान रखना GAG और GUG। ठीक है, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी फॉर्म फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू एलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर। ये भी चेंज होता है क्योंकि पॉलीमराइजेशन जब होती है तो लो ऑक्सीजन टेंशन रहती है, क्योंकि उसकी जो आरबीसी की जो नॉर्मल शेप होती है वो होती है बाइकॉन्केव डिस्क, उसकी जगह वो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर शो करती है, जैसे ये रहा, ये नॉर्मल है, देखो बाइकॉन्केव डिस्क है ना, लेकिन ये सिकल लाइक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एक और है फिनाइलकेटोन्यूरिया, ये क्या है, कहता है दिस इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। ध्यान रखना ऑटोसोमल, यानी कि दो हमने सेक्स लिंक पढ़ ली, दो हमने पढ़ ली ऑटोसोमल, लेकिन चारों के चारों क्या थी, रेसेसिव ट्रेट। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम, उसके पास में एक एंजाइम नहीं होता जो कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड फिनाइल एलानीन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, उसके पास में वो एंजाइम नहीं होता। As a result of this, phenylalanine is accumulated. अब phenylalanine बढ़ जाएगा क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, and converted into the phenyl pyruvic acid। तो कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट होगा, तो वो कन्वर्ट होता है फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। PYQ क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन द ब्रेन रिजल्ट्स इन द मेंटल रिटार्डेशन, और अगर इनका एक्यूमुलेशन ब्रेन के अंदर हो गया तो मेंटल रिटार्डेशन पक्का है। दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, किडनी इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए इजीली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो सकते हैं। अब आप इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि यूरिन के थ्रू अगर एक्सक्रीट हो सकते हैं तो आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको उसको डायग्नोस में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यूरिन टेस्ट कराओ इजीली, यूरिन टेस्ट करा दो इजीली पता लग जाएगा। फिर आते थैलेसेमिया, थैलेसेमिया ठीक है, ये भी क्या है, ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ही है, ब्लड डिजीज है ये, ध्यान रखना ब्लड डिजीज, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स व्हेन द बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन और हेट्रोजाइगस, अगर दोनों हेट्रोजाइगस हैं तो भी ये हो सकती है, 50% चांसेस वाला सीन है इसके साथ भी। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर द म्यूटेशन और द डिलीशन व्हिच अल्टीमेटली results in reduced rate of the synthesis of one of the globin chains alpha and beta as that make up hemoglobin। जो हीमोग्लोबिन मिलकर के बनता है वो दो अल्फा और दो बीटा चेन्स होती हैं, इनकी 4 टोटल चेन्स होती हैं, उनसे जो मिलकर के बनता है, ठीक है, उनसे जो मिलकर के बनता है उसमें अल्टीमेटली क्या होता है कि रेट रिड्यूस हो जाता है उनके सिंथेसिस का। दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ abnormal hemoglobin molecules resulting into the anemia which is characteristic of the disease। उसकी characteristic डिजीज यही है कि हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाएगा और अनेमिया हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अनेमिया हो जाएगा। ठीक है, थैलेसेमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। ठीक है, चेन ही अफेक्ट हो रही है, डेफिनेटली चेन ही अफेक्ट हो रही है। In alpha thalassemia, production of alpha globin chain is affected while beta thalassemia में production of beta globin chain क्या होती है, अफेक्ट होती है। जैसे को तैसा, अल्फा वाले में अल्फा, बीटा वाले में बीटा, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, अल्फा थैलेसेमिया is controlled by two closely linked genes HBA1 and HBA2 on chromosome 16 of each parent and it is observed due to mutation or deletion of one or more of the 4 genes। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 16 पर, ये चीज ध्यान रखना, थैलेसेमिया कहां हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर, क्रोमोसोम नंबर 16 पर, जहां पे दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स कौन कौन से HBA1 और HBA2 होते हैं, वहां पे ये म्यूटेशन हो रहा है, या तो डिलीट हो जाता है कुछ, या फिर उन 4 जीन्स में से एक से एक या एक से ज्यादा कुछ डिलीट हो जाता है। ठीक है,
द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। जितना ज्यादा जीन अफेक्ट हुई होगी उतना ज्यादा ही ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होंगे। ए फॉर अल्फा, ये अल्फा की बात चल रही थी। अब बीटा को सुनते हैं। बीटा क्या है? वाइल बीटा थैलेसेमिया में क्या होता है? बीटा थैलेसेमिया में HBB एक जीन होती है, वो करती है और क्रोमोसोम नंबर 11 पर करती है। तो ध्यान रखना दोनों में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग हैं, स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपको याद रखना है। ऑफ द ईच पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन। थैलेसेमिया डिफर्स फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया। कैसे भाई? अब सुन ले। इन दैट द फॉर्मर इज क्वांटिटेटिव, ध्यान रखना, पीछे वाले में यानी कि थैलेसेमिया में क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ना, कि जितनी जीन अफेक्ट होंगी उतना ही ज्यादा कम प्रोडक्शन होगा ऑफ द सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स वाइल। और जो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? वो क्वालिटेटिव है, उसमें आरबीसी की क्वालिटी हैम्पर हो जाती है, सिंथेसिस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकरेक्टली फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबिन। अब आते हैं आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इन पे भी देख लेते हैं। The chromosomal disorders on the other hand are caused due to the absence or the excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes। क्या? तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हो ही ना, एब्सेंस हो, या ज्यादा हो, या फिर अरेंजमेंट उल्टा सीधा हो गया हो। समझ रहे हो? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमेटेड। अगर फेलियर हो जाए सेग्रीगेशन, क्रोमेटेड सेग्रीगेट होने वाले थे, उनमें अगर फेलियर हो जाए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन तो क्या होगा? गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम होगा, उसको कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी में अलग अलग चीजें आती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? रिजल्ट्स इन द गेन ऑफ द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। सॉरी, तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी जनरेट हो जाती है। क्योंकि एक्स्ट्रा कॉपी जनरेट हुई है तो ये एन्यूप्लॉइडी हो गया। समझ रहे हो? सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक कम रह जाती है, कम रह गया है क्या? एक्स क्रोमोसोम ह्यूमन फीमेल्स में, तो उसमें क्या होगा? एन्यूप्लॉइडी हो गया। एन्यूप्लॉइडी इज नॉट जस्ट अ गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी or just a loss of extra copy. It is the combined term used for either gain or loss of the extra copy of chromosome or a single chromosome even. ठीक है? फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। अगर साइटोकिनिन का फेलियर हो जाए, साइटोकिनिन का फेलियर, साइटोकिनिन एक प्रोसेस थी, एक स्टेज थी, किसमें? सेल डिवीजन में, आपने पढ़ा होगा, टीलोफेज के बाद होती थी। अगर उसमें फेलियर हो जाए तो क्या होगा? पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज कर जाएंगे, है ना, पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी इज कि केवल एक क्रोमोसोम का फर्क पड़ रहा था, आइदर इन पॉजिटिव सेंस यानी कि गेनिंग सेंस और इन लूजिंग सेंस। लेकिन पॉलीप्लॉइडी में पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एज इट इज इंक्रीज हो गए। ठीक है? ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही देखने को मिलती है। अपने आप में मत सोचने लग जाना अभी तक तो है नहीं, बाकी का आगे का पता नहीं। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46, यानी कि 23 पेयर्स। और ये आप पहले भी देख चुके हैं कि 23 पेयर्स होते हैं। आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स, मैंने आपको पहले बताया था। और एक पेयर होता है जो क्रोमोसोम होता है, जिसको आप सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। समटाइम्स थ्रू रेयरली either an additional copy of chromosome may be included in an individual or an individual may lack one of any one pair of chromosome। या तो एडिशनल कॉपी होगी या फिर वो एक कहीं ना कहीं लैक कर रहा होगा। यही तो हो सकता है जो हमने एन्यूप्लॉइडी में पढ़ा। These situations are known as ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ट्राइसोमी मोनोसोमी का में क्या डिफरेंस है सर? ट्राइसोमी गेन के लिए यूज होता है, गेन के लिए यूज हुई है टर्म, और मोनोसोमी लॉस के लिए यूज हुई है। एक जीन लॉस कर दी है या एक जीन एक्स्ट्रा ले ली है। ओके, respectively such a situation leads to the very serious consequences in the individual, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आर सम एग्जांपल्स ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब इनको थोड़ा सा इलैबोरेटिव वे में समझ लेते हैं। वैसे तो आप पीछे समझ के आ चुके हैं, यहां पे आपने एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम का भी ले लिया था और डाउन सिंड्रोम का भी ले लिया था। डाउन में एक एक्स्ट्रा कॉपी थी
डाउन में भारी होगा तो नीचे दब जाएगा, डाउन जाएगा, तो डाउन का मतलब गेनिंग ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी आई, भारी हुआ, डाउन चला गया। टर्नर का मतलब क्या है, टर्न कब करेगा, जब हल्का होगा, हल्का होगा तो टर्न करेगा ना। क्रिकेट खेला किसी ने, बॉल कहां किधर की साइड टर्न करती है, जिधर की साइड हल्का हवा होती है, ठीक है, तो हल्का होगा तो क्या होगा, जिधर की साइड हवा होगी उधर की साइड टर्न करेगा, राइट। तो जिधर की साइड तो हल्का होगा तो क्या होगा, टर्न करेगा, यानी कि एक कम होगा तो हल्का हो जाएगा तो टर्न कर जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम पे, इनको और इलेबोरेटिव वे में पढ़ लेते हैं। The cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 21, पहले बता चुका हूं, और ये क्रोमोसोम नंबर 21 या फिर ट्राइसोमी ऑफ 21 PYQ में काफी बार पूछा भी जा चुका है और आ भी चुका है, ठीक है। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, किसने करा था, लैंगडन डाउन ने 1866 में, और ये वैल्यूज वाला काम है, ये एग्जाम्पल वाला काम है, ये आपका एक तरीके से नोटेशंस वाला काम है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर लीजिए। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज अ शॉर्ट, अफेक्टेड इंडिविजुअल कैसा होता है, शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, विद स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ। पाम इज ब्रॉड, पाम ब्रॉड होता है, पाम क्रीज कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, फिजिकल साइकोमोटर और मेंटल रिटार्डेशंस होते हैं, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली फरोड टंग, ओपन माउथ, ब्रॉड पाम, ये चीज ऐसी है जो आपको दे सकता है वो क्वेश्चन में और आपसे पूछ सकता है, ये रहा, ठीक है। ये ट्राइसोमी का ही है, देखिए क्रोमोसोम नंबर 21 पे 3 है, 1 2 3, बाकी सब पे 2 2 है, समझ में आ गया। ये रहा पाम क्रीज, ओपन माउथ विद रिंकल टंग, ब्रॉड फ्लैट फेस, फ्लैट बैक ऑफ हेड, ठीक है, लूप्स है फिंगर टिप्स के ऊपर, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी हो सकती है इनको, यहां पे नहीं लिखा हुआ, यहां पे फिजिकल मेंटल लिखा हुआ है, लेकिन फिजिकल में आ जाती है कंजेनाइटल भी। अब आगे देख लेते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्या है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये क्यों होगा, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम नंबर 21 का था और ये एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम है इनटू द कैरियोटाइप 47XXY, क्या 47XXY। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, इनके पास में मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, हाउएवर फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होगा, मस्कुलाइन भी होगा, फेनाइन भी होगा। नीट वालों का या फिर आप कह सकते हैं एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो सिर्फ ये दे देता है या ये दे देता है, इन्हीं के बीच में खेलता रहता है वो हमेशा, मतलब ये भी देता है वो, कैरियोटाइप 47XXY भी देगा, लेकिन वो ये भी दे देता है, और इन दोनों के बीच में वो ज्यादातर खेलता रहता है। गायनोमेस्टिया किस में होता है, क्लेनफेल्टर में गायनोमेस्टिया होता है। ये 47 का ए है, दिख रहा है, मेल ही है ना, मेल ही लग रहा है ना तुम्हें तो क्या है ही वो मेल, लेकिन टॉल वगैरह सब कुछ है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, मतलब ऐसे कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर आ जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम, सच एंड डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस, यहां पे क्या होगा, पहला ऐसा है जो तुम स्टडी कर रहे हो जिसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये आप वैसे एग्जांपल में पीछे पढ़ के आ चुके हो, वहां पे भी इतना ही कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ये 45 प्लस एक्सो होता है, 46 होने चाहिए ना 23 पेयर्स, तो 45 प्लस 45 क्रोमोसोम होते हैं एक्सओ के साथ, ओ नहीं है, नल है। सच फीमेल्स आर स्टराइल, ये स्टराइल फीमेल्स होती हैं, एज ओवरीज रूडिमेंट्री होती है तो इसलिए वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती, तो स्टराइल होती हैं। बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनमें नहीं होते, और ये रहा इनका, ये फीमेल की तरह दिखती हैं लेकिन स्टराइल होती हैं, ठीक है, ये क्या फीमेल की तरह ही दिखती हैं लेकिन क्या होती हैं, स्टराइल होती हैं, और इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं होते। यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। कुछ भी चीज, पहली बात तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया जा चुका है, बट अभी भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है
प्लीज एक बार कोशिश करिए दोबारा देखने की। फिर भी समझ में नहीं आती आप कमेंट करके बता दीजिए, हम दोबारा आपको वो चीज प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन वी वांट ओनली रिजल्ट। मेहनत हम भी पूरी कर रहे हैं, आपको भी करनी पड़ेगी। वी वांट रिजल्ट। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो आप इजीली कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसके ऊपर जल्दी सोचा जाएगा। और हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।